वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज हम देखने जा रहे हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, जिसको हम बोलते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो हम किस तरह से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ये हमारा महिला पर्यवेक्षक जो कि महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी है उसके सिलेबस में पार्ट 1 में ये टॉपिक दिया है। वो डायरेक्टली ये टॉपिक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है ना। तो हम किस तरह से इसको देखने जा रहे हैं, तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में हम देखेंगे इसकी भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन, फिर घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा, व्यथित व्यक्ति कौन है, व्यथित व्यक्ति के अधिकार, प्रमुख कानूनी प्रावधान, कौन घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकता है। इससे पहले हमने और भी टॉपिक देखे हैं, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में बाकी वीडियो डले हुए हैं, आप जाकर के पहले उनको देख लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी और आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट में आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन, यानी कि बोलचाल की भाषा में घरेलू हिंसा का मतलब क्या होता है। तो घरेलू दायरे में हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है। किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध हैं, घरेलू हिंसा में शामिल है। इसका मतलब ये हुआ, इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं कि घरेलू हिंसा, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो घर में हो रहा है ना। तो घर में कौन कर रहा है, बाहर वाले नहीं, जिसके साथ किसी भी महिला की पारिवारिक संबंध है, यदि उनके द्वारा कोई हिंसा की जाती है तो वो घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। ठीक है, फिर कानून इसकी परिभाषा किस तरह से देता है, तो इसकी घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा है जो कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 2005 में परिभाषित है ना। तो वो क्या बोलता है, प्रतिवादी का कोई बर्ताव, भूल या किसी और को काम करने के लिए नियुक्त करना घरेलू हिंसा में माना जाएगा। यानी कि क्या माना जाएगा, जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, यदि ऐसा होता है तो वही उसकी परिभाषा बनेगी। ठीक है, तो ध्यान से आप सुनिए। सबसे पहले है क्षति पहुंचाना, यानी कि महिला को क्षति पहुंचाना या जख्मी करना या पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य, जीवन, अंगों या हित को मानसिक या शारीरिक तौर से खतरे में डालना या ऐसा करने की नीयत रखना, और इसमें शारीरिक, यौनिक, मौखिक और भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, केवल शारीरिक शोषण ही घरेलू हिंसा नहीं होता है ना, आर्थिक शोषण भी घरेलू हिंसा में आता है। ठीक है, तो आर्थिक शोषण किस तरह से किया जाता है, आगे सुनिए आप। दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए महिला या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने के लिए यातना देना, नुकसान पहुंचाना या जोखिम में डालना, या पीड़ित या उसके निकट संबंधियों पर उपरोक्त वाक्यांश का और खा क्या है, जो अभी हम डिस्कस किए, यानी कि शारीरिक और आर्थिक शोषण। ठीक है, सम्मिलित किसी आचरण के द्वारा दी गई धमकी का प्रभाव होना। ठीक है, यानी कि शारीरिक शोषण किए हो या आर्थिक शोषण किए हो तो उसका प्रभाव पड़ा है महिला पे। ठीक है, पीड़ित को शारीरिक या मानसिक तौर पर घायल करना, यानी कि शारीरिक रूप से भी लोग घायल करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से यानी कि उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं। ठीक है, शिकायत किया गया कोई व्यवहार या आचरण घरेलू हिंसा के दायरे में आता है या नहीं, इसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्य विशेष के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि सभी केस, जो भी केस आते हैं उसमें सब डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो जो भी परिभाषा है वो केस बाय केस निर्धारित की जाती है, किसमें, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, व्यथित व्यक्ति कौन है, यानी कि जिसके साथ हिंसा हुई है, घरेलू हिंसा हुई है, वो कौन है। तो ये क्या है, घरेलू नातेदारी का आशय किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच के उन संबंधों से है जिसमें वे या तो साझी गृहस्थी में
एक साथ रहते हैं या पहले कभी रह चुके हैं। देखो कितनी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको यहाँ पे घुमा के पूछ सकता है कि जो रह रहे हैं केवल वही तो नहीं, जो पहले भी रह रहे थे या रह रहे हैं वो दोनों ही आते हैं। ठीक है। रक्त जनित संबंध जैसे माँ बेटा, पिता पुत्री, भाई बहन इत्यादि। विवाह जनित संबंध, देखो कितना रक्त जनित क्या है, रक्त जनित में जो है जिसके साथ ब्लड रिलेशन है। ठीक है। फिर उसके बाद विवाह जनित संबंध यानी कि जो इन लॉज होते हैं, यानी कि आफ्टर मैरिज जिसके साथ संबंध होते हैं, जैसे सॉरी जैसे पति पत्नी, सास बहू, ससुर बहू, देवर भाभी, ननद परिवार, विधवाओं के संबंध या विधवा के परिवार के अन्य सदस्यों से संबंध, दत्तक ग्रहण, गोद लेने से उपजे संबंध जैसे गोद ली हुई बेटी और पिता। तो ये क्या है, व्यथित व्यक्ति की परिभाषा को बता रहे हैं ना। संबंध शामिल हो सकते हैं यानी कि घरेलू नातेदारी। देखो मैंने क्या बताया, घरेलू दायरे में जो हिंसा की जाती है, तो घरेलू दायरे में हिंसा की जाती है तो किसके साथ की जाती है, तो यही डिफाइन किया है इस एक्ट में कि पहले ये तो समझिए कि घरेलू नातेदारी क्या होती है, तब तो हम समझ पाएंगे ना कि घरेलू हिंसा क्या होती है। समझ में आ रहा है। यदि मतलब एकदम क्लियर है, एग्जाम में इसी तरह से पूछेगा कि घरेलू नातेदारी, यदि एग्जाम में यदि ये टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं तो यही सब बनेंगे, है ना। तो कि पहले घरेलू हिंसा तो हो रही है लेकिन घरेलू नातेदारी हमको समझना है कि नातेदारी है क्या, फिर हम समझेंगे कि कौन हिंसा किया, किस तरह से किया, क्या कारणों से किया, है ना। फिर उसके बाद क्या है, शादी जैसे रिश्ते जैसे लिव इन संबंध, कानूनी तौर पर अमान्य विवाह, उदाहरण के लिए पति ने दूसरी बार शादी की है अथवा पति और पत्नी रक्त आदि से संबंधित हैं और विवाह इस कारण अवैध है। अवैध जो लिव इन रिलेशंस में रहते हैं, है ना, जिनके विवाह संबंध अवैध होते हैं वो भी घरेलू नातेदारी में आते हैं। घरेलू नातेदारी के दायरे में आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि दो व्यक्ति वर्तमान में किसी साझा घर में रह रहे हों। मसलन यदि पति ने पत्नी को अपने घर से निकाल दिया तो यह भी एक घरेलू नातेदारी के दायरे में आएगा। समझ में आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ यदि कुछ हुआ है तो वो घर में साथ में रह रहे हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, यानी कि यहाँ पे आपको समझ में आया कि व्यथित व्यक्ति कौन है, यानी कि इन सभी में से घरेलू नातेदारी का कोई भी पॉइंट आता है तो वो उनके साथ यदि कोई हिंसा होती है तो वो घरेलू हिंसा कहलाएगी। ठीक है। यदि कोई कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम क्या देखेंगे, व्यथित व्यक्ति की अधिकार, यानी कि व्यथित व्यक्ति कौन है, जिसके साथ घरेलू नातेदारी है। अब उनके अधिकार क्या हैं, तो अधिकार हम देखते हैं। इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है उनके इस कानून के तहत कुछ कर्तव्य हैं, जैसे जब किसी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की घटना के बारे में पता चलता है तो उन्हें पीड़ित को निम्न अधिकारों के बारे में सूचित करना है। देखो किसको किसको सूचित करना है, देखो पुलिस अधिकारी को यदि पता चला, फिर उसके बाद संरक्षण अधिकारी, फिर सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट, यदि इनको किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना होती है तो इनको किसको सूचना देना है, जिसके साथ ये हो रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हम देख रहे हैं पीड़ित इस कानून के तहत किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती है, जैसे कि संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत, बच्चों के अस्थायी संरक्षण, कस्टडी का आदेश, निवास आदेश या मुआवजे का आदेश। यानी कि ये क्या है, उसके द्वारा आवेदन किए जा रहे हैं। यानी कि कोई भी महिला है, अब उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है तो
उसको सबसे पहले क्या चाहिए, अपने बच्चे की सुरक्षा, है ना, यदि बच्चे हैं तो। साथ में क्या चाहिए, उसको आर्थिक सहायता चाहिए, ठीक है, उसको अपने संरक्षण के लिए कुछ चाहिए। फिर उसके बाद रहेगी कहाँ, मुआवजा, है ना, यही सब है। पीड़ित आधिकारिक सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती हैं। पीड़ित संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं, यानी कि ये उनके अधिकार हैं, समझ में आ रहा है। आवेदन किस लिए करेंगी, यानी कि समझो कि अपने लिए, है ना। फिर सहायता किससे लेंगी, सेवा प्रदाताओं से, यानी कि जो जैसे कि हमने देखा था जो संगठन होते हैं उनसे लेंगी। फिर संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं। फिर क्या है, पीड़ित निःशुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकती है। ठीक, पीड़ित भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की के तहत क्रिमिनल याचिका भी दाखिल कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। परिवार है तो हम केवल ये सोचेंगे कि केवल सिविल केस बनेगा, नहीं, क्रिमिनल केस भी बन सकता है ना। इसके तहत प्रतिवादी को 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके तहत पीड़ित को गंभीर शोषण सिद्ध करने की आवश्यकता है। देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, यदि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन आया है ना, कि ये वाला इस टॉपिक से ही है या फिर बहुत सारे हमने जो देखा है उससे रिलेटेड है ना, कि सिद्ध किसको करना है, जो पीड़ित है या जिसके ऊपर केस करना है ना। यानी कि मान के चलो कोई महिला है, उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, तो सिद्ध किसको करना है, महिला को सिद्ध करना है कि मेरे साथ हुआ है, या सामने वाले व्यक्ति को सिद्ध करना है कि मैं बेगुनाह हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, यहाँ इसलिए ध्यान से सुनो और समझो कि महिला को सिद्ध करने की आवश्यकता है कि उसके साथ हिंसा हुई है, सामने वाले व्यक्ति को नहीं सिद्ध करना है कि मैं बेगुनाह हूँ। ठीक है, गंभीर शोषण सिद्ध करने की आवश्यकता है। ये सीधा सीधा इस अधिनियम में लिखा हुआ है ना। इसके अलावा राज्य द्वारा निर्देशित आश्रय गृहों और अस्पतालों की जिम्मेदारी है कि उन सभी पीड़ितों को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान और चिकित्सा सहायता प्रदान करे जो उनके पास पहुंचते हैं। पीड़ित सेवा प्रदाता या संरक्षण अधिकारी के माध्यम से इन्हें संपर्क कर सकती हैं। यानी कि राज्य द्वारा निर्देशित आश्रय गृहों और अस्पतालों की जिम्मेदारी है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले देखो वहाँ पे क्या था, वो निःशुल्क कानून सहायता की मांग कर सकती है। तो राज्य क्या करेगी, जो भी संगठन है उनको बोलेगी और अस्पताल की इनको जो है आश्रय प्रदान करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रमुख कानूनी प्रावधान। ये भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि धारा 4 और धारा 3 ऐसे करके पूछा गया था, है ना, ये किससे संबंधित हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो धारा 4 क्या है, धारा 4 क्या कहती है, घरेलू हिंसा किया जा चुका हो या किया जाने वाला है या किया जा रहा है, यानी कि हो गया, हो रहा है या होगा, समझ में आ रहा है, कि सूचना कोई भी व्यक्ति एक्सक्यूज मी, की सूचना कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को दे सकता है जिसके लिए सूचना देने वाले पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं तय की जाएगी। इसका मतलब ये है, जैसे कि हम लोग देखते हैं रोड एक्सीडेंट्स में, है ना, पहले क्या था कि जो लोग खबर देते थे उन्हीं को पुलिस वाले पकड़ लेते थे, है ना, लेकिन वो कानून बदल दिया गया। सिमिलरली महिला संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 क्या बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति शिकायत किया है कि इस महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो जो शिकायत किया है उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पीड़ित के रूप में आप इस कानून के तहत संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकती हैं।
पीड़ित के लिए एक संरक्षण अधिकारी संपर्क का पहला बिंदु है। यानी कि सबसे पहले उसको क्या करना है, किसी संरक्षण अधिकारी से संपर्क करना है। ठीक, संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने और एक सुरक्षित आश्रय या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं। संरक्षण अधिकारी है ये, तो सीधा मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी महिला को क्या दे सकते हैं, ये सुरक्षित आश्रय या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में ये मदद कर सकते हैं। ठीक है। देन प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या ये इस अधिनियम के तहत क्या राज्य सरकार संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करती है? तो आंसर होगा है हाँ, यस, राज्य सरकार द्वारा, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देन है सेवा प्रदाता। जैसे कि हम बार बार पढ़े ना, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता। तो सेवा प्रदाता क्या है? सेवा प्रदाता एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं की सहायता करने के लिए काम करता है और इस कानून के तहत पंजीकृत है। समझ में आ रहा है? जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं कि पंजीकृत होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि कुछ भी बिना रजिस्ट्रेशन के बोल रहे हैं कि हम भी संगठन है, हम सेवा प्रदाता है। नहीं, वो पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। देन पीड़ित सेवा प्रदाता से उसकी शिकायत दर्ज कराने अथवा चिकित्सा सहायता प्राप्त कराने अथवा रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्राप्त कराने हेतु संपर्क कर सकती है। भारत में सभी पंजीकृत सुरक्षा अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं का एक डेटाबेस उपलब्ध है। यानी कि सभी का, कौन है संरक्षण अधिकारी, कौन है सेवा प्रदाता, इसके सभी डेटा भारत सरकार के पास उपलब्ध रहते हैं। ठीक है। देन सीधे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से भी संपर्क किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से भी संपर्क कर सकती हैं महिलाएं, किंतु किस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट से संपर्क करना है यह आपके और प्रतिवादी के निवास स्थान पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि कोई भी कहीं भी रह रहा है और कहीं भी शिकायत करवा सकता है क्या, इस तरह से है ना। तो ये, और किसको करें, है ना। जैसे कि कोई समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि जैसे रायपुर बिलासपुर, यानी कि बिलासपुर में मजिस्ट्रेट को करें या रायपुर में करें, है ना। मान लो कोई बीच में रह रहा है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इधर वाले में जाऊं तो कि उधर वाले में जाऊं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में अमूमन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि जहाँ पे 10 लाख की लगभग आबादी है वहाँ पे किसको संपर्क करना है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से, है ना। समझ में आ रहा है। देन क्या है, ये क्या था, धारा 4 था, जिसमें क्या बताया गया है, किससे संपर्क करना है, या फिर और मतलब किससे संपर्क कर सकती हैं या करना है। ठीक। फिर धारा 12 तो बाकी तो और भी है, 5, 6, 7, 8 ये भी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतने सारे आप सिंपल है, जैसे कि 5 है, 6 है ना। वो क्या बोलते हैं कि पुलिस अधिकारी संपर्क करना है, फिर उसके बाद चिकित्सा उसको कौन से मिलना है, आश्रय कौन सा मिलना है, सिंपल ये सब है ना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम देख रहे हैं। जैसे कि धारा 12 क्या बोलती है, पीड़िता या संरक्षण अधिकारी या अन्य कोई घरेलू हिंसा के बारे में या मुआवजा या नुकसान के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकता है। ठीक है। इसकी सुनवाई तिथि 3 दिनों के अंदर की निर्धारित होगी एवं निष्पादन 60 दिनों के अंदर होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केस कितने दिन में निपटारा करना है और सुनवाई कितने दिन में होगी, है ना। तो कोई भी केस यदि दर्ज होता है घरेलू हिंसा का तो 3 दिन के अंदर उसकी कार्यवाही को प्रारंभ करना पड़ेगा। ठीक है, 3 दिन
इम्पॉर्टेंट है। फिर कितने दिन में केस की सुनवाई रफा दफा होगी, यानी कि पूरा केस सॉल्व होगा, तो 60 दिनों में। ठीक, समझ में आ रहा है, 60 दिनों के अंदर। नेक्स्ट थिंग क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछा गया है ना। मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़िता या प्रतिवाद के लिए पारित आदेश के खिलाफ आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है। एग्जाम में आया था ये, यदि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर। यदि नहीं है तो ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ की टेलीग्राम चैनल में जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें प्रीवियस ईयर पेपर है, उससे आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर फॉलो कर सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन बने हैं, फ्रेम हुए हैं, उस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, पूछा गया है कि अपील कहाँ कर सकते हैं, यानी कि मान के चलो मजिस्ट्रेट तो दे दिया अपना फैसला, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है जहाँ पे 10 लाख की आबादी है, या फिर सिंपल मजिस्ट्रेट है जैसे कि, है ना, तो वहाँ पे अपील, वहाँ पे केस गया और उन्होंने जो है अपनी जजमेंट दे दिया अपना। अब जजमेंट से यदि कोई महिला संतुष्ट नहीं है तो क्या करना है ना, या फिर प्रतिवादी संतुष्ट नहीं है, प्रतिवादी कहाँ से संतुष्ट होंगे, जिसको अब सज़ा मिलनी है तो वो कहाँ से, है ना। और ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि भारत में 80% केस ऑन रिकॉर्ड है ना, नियरली अबाउट 80% केस जो डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं वो फॉल्स होते हैं, गलत होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है वो दोषी ही हो। ठीक है, तो प्रतिवादी भी उसके सामने वाले किसी महिला के खिलाफ कर सकता है, एक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको याद रखना है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि अपील जो है 30 दिन के भीतर सत्र न्यायालय, जिसको हम सेशन कोर्ट बोलते हैं, वहाँ पे की जाएगी। ठीक है, यदि मजिस्ट्रेट का जजमेंट हमको मान्य नहीं है तो उसके खिलाफ जो अपील की जाएगी वो सेशन कोर्ट में 30 दिन के भीतर की जाएगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, आप लोग याद रखिए इस पॉइंट को। देन अधिनियम के तहत कार्यरत संस्थाएं, ये आप लोग जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग ऐसे ही याद करना। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो मार्क करने के लिए इजी पड़ेगा आपको। पुलिस अधिकारी की, जैसे कि मैंने बताया था ना, अब जो जो इम्पोर्टेंट वो 4 को मैंने देख लिया, मैंने बता दिया आपको कानूनी प्रावधान में धारा 4 और धारा 12 मैंने बता दिया। ठीक है, अब यदि एग्जाम में आता है कि ये धारा कौन से संबंधित है, तो आप लोग जो मैं बता रही हूँ इस तरह से आप याद करना, याद जल्दी होगा। पुलिस अधिकारी धारा 5, ठीक है, याद कैसे करोगे, मान के चलो 3 स्टार्स होते हैं पुलिस की वर्दी में, आप लोग याद ये दिमाग में बैठा लो 5 स्टार है, लेकिन कि 5 मतलब पुलिस, 5 पुलिस। ठीक है, सुरक्षा अधिकारी 9, कानून सुरक्षा 9, कानून मतलब क्या है, सुरक्षा। ठीक है, सुरक्षा अधिकारी 9, धारा 9। ठीक, फिर सेवा प्रदाता 10, फिर परामर्शदाता धारा 14, कल्याण विशेषज्ञ धारा 15। कैसे आप लोग याद करोगे, 5 9, 5 पहले याद कर लो, 5 तो पुलिस से 5। ठीक है, फिर 9 10 को एक साथ याद करो, 9 10 में क्या है, सुरक्षा सेवा। फिर 14 15 याद करो, 14 में क्या है, परामर्शदाता, और 15 में क्या है, कल्याण विशेषज्ञ, यानी कि कोई हमको कुछ बताया फिर हम उसके बाद कल्याण विशेषज्ञ के पास गए। ठीक है, इसका प्रीवियस वीडियो हमने नारी शक्ति पुरस्कार डिस्कस किया था, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो टॉपिक। और अब महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है नारी शक्ति पुरस्कार। आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में, आप जा करके इसकी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, कौन घरेलू हिंसा की शिकायत
दर्ज करा सकता है। यानी कि क्या कोई भी उठ के जाएगा और घरेलू हिंसा और बोल रहा है कि घरेलू हिंसा इसके साथ हुई है, तो क्या मतलब मान्य है? उसको हम देखने वाले हैं कि क्या है एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो क्या है, इस अधिनियम के तहत यह जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति की शिकायत दर्ज कराए, पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत दर्ज कराए। ठीक है, क्या है, कोई भी व्यक्ति चाहे वह पीड़ित से संबंधित हो या नहीं, घरेलू हिंसा की जानकारी इस अधिनियम के तहत नियुक्त संबद्ध अधिकारी को दे सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आ सकता है कि क्या जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है क्या केवल वही शिकायत दर्ज करा सकते हैं? तो नहीं, कोई भी व्यक्ति घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि उससे वो व्यक्ति संबंधित हो या ना हो। जैसे कि हमने क्या देखा कि जो भी शिकायत दर्ज कराया है उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। अभी हमने प्रीवियस में देखा ना, अभी थोड़ी देर पहले, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि घरेलू हिंसा वास्तव में ही घट रही हो, घटना होने की आशंका के संबंध में भी जानकारी दी जा सकती है। समझ में आ रहा है? ज़रूरी नहीं है कि किसी की मार कुटाई हो ही गई हो, है ना, या फिर कुछ भी ज़रूरी नहीं है। मानसिक हिंसा भी होती है, शारीरिक हिंसा से ज़्यादा मानसिक हिंसा भी होती है ना, तो उसकी भी शिकायत करवा सकते हैं। फिर क्या है, आरोपी व्यक्ति से घरेलू संबंध में रहने वाली महिला के द्वारा अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। निम्न महिला संबंधी शिकायत कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है, कौन सी महिलाएं कर सकती हैं? तो देखिए, पत्नियां, ठीक, फिर क्या है, लिव इन पार्टनर्स, देन बहनें, माताएं, बेटियां। ठीक, इस प्रकार इस अधिनियम का मकसद पारिवारिक ढांचे के अंदर रह रही सभी स्त्रियों, चाहे वह आपस में सगी संबंधी, विवाह, दत्तक या वैसे भी साथ में रह रही हो, सभी को सुरक्षा देना है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। तो महिला संरक्षण है तो महिलाओं की ही तो सुरक्षा करेगा ना। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस आप प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम आने वाले सेशंस में और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के टेलीग्राम चैनल में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आपके पास समय से पहुँचते रहें। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।